करने के बाद जो लोग आएंगे ना वही काम के हैं। शादी में लोग आते हैं, क्या आप भी शादी खत्म होने के बाद जब खीर पूड़ी या मुर्गा पार्टी में कितने लोग रहते हैं, गिन के 10 लोग घर के। भीड़ छटने के बाद ही अच्छी चीजें मिलती है, मिलती है कि नहीं? आदमी एक्साइटेड होके आ जाता है, चलना है, करना है, करना है, और लास्ट तक रुकता नहीं है। ये जो रेस है ना, ये या तो फॉर्मूला 1 की रेस है या मैराथन की रेस है। इसमें जीतोगे कब पता है? आखिरी में। उससे पहले क्या है, आपको रेस में बने रहना है, ठीक है? मैराथन कितने किलोमीटर का होता है? 42.5 किलोमीटर दौड़ते हैं मैराथन में। तो आप 42 दशमलव के वो 5वें किलोमीटर में आप जीतोगे, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? 42 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। उससे पहले कोर्स करना पड़ेगा। फॉर्मूला 1 का रेस होता है 50 लैप, 60 लैप घूमना रहता है। लैप मतलब एक राउंड घूमेगा तो एक लैप, ठीक है? 2.5 घंटा 3 घंटा गाड़ी चलाते हैं उन लोग, और इतना तेज चलाते हैं कि उनको 4 या 5 गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है, खींचता है। वो आदमी पहले लैप में तो नहीं जीतेगा, उसको जीतने के लिए 60 लैप तक। और क्या है, कॉम्पिटिटर भी है जो आपको ठोकेंगे, गिराएंगे, उनसे भी बचना है। तो भैया जीत हार तो बाद में है, सबसे पहले चीजों को पूरा तो करो। और इसी को बोलते कंटिन्यूटी, और यहां वो है नहीं, है ना? जो लोग क्या होता है, रेस से बाहर होते हैं ना, वो सिलेक्शन से भी बाहर हो जाते हैं। वो सोचते हैं मैं बाहर जाऊंगा फिर अंदर आऊंगा, फिर बाहर जाऊंगा फिर अंदर आऊंगा, तो वो कंटिन्यूटी फिर नहीं आ पाती है, ठीक है? चलिए देखते हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नैतिक विकास। नैतिक विकास, इसको एकदम फटाफट करते, इससे क्वेश्चन 1,00,000% से हो रहा है, ठीक है? नैतिक विकास, आपने नाम सुना होगा किसका? किसका? कोलबर्ग। कोलबर्ग ने क्या दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। क्या दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोलबर्ग ने दिया। कोलबर्ग जो भी है, ठीक है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कहां के थे ये? अमेरिका के थे। अमेरिका के थे। कौन? कोलबर्ग। लास्ट टाइम 2022 सीटेट में क्वेश्चन आया कि नैतिक विकास पर सबसे पहले काम किसने किया? तो भैया नैतिक विकास का सिद्धांत फुल फ्लैश में दिया है किसने? कोलबर्ग में। पर नैतिक विकास में सबसे पहले काम किया था आपका पियाजे जी ने। किसने? पियाजे, जीन पियाजे जी ने, ठीक है? स्विट्जरलैंड के थे, है ना? जीन पियाजे जी ने, इनका क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। लेकिन उससे पहले ये काम किस पे किए थे? नैतिक विकास पे। फिर छोड़ दिए, ये संज्ञानात्मक में चले गए। फिर नैतिक विकास को किसने पकड़ा? कोलबर्ग ने पकड़ा। कई आलोचक क्या बोलते हैं? कोलबर्ग ने पियाजे जी के नैतिक विकास को क्या कर लिया है? कॉपी कर लिया है, इसलिए आलोचना भी होती है। अब आता है, ये समझ में आ गया? देखिए अपन क्या है, समा थोड़ा इसलिए समा बांधते हैं ताकि ये जो क्वेश्चन आए ना, तो इसमें अपन क्या करें, टॉपिक से रिलेटेड बना ले माहौल को, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाए। अब आपको समझ में आ गया कि नैतिकता पढ़नी है ना? अब देखते हैं कि भैया नैतिकता होती क्या है, ठीक है? नैतिकता होती क्या है? आप 2 वर्ड पढ़ते हो जी। एक होता है क्या? 2 वर्ड पढ़ते हैं, एक होता है नैतिकता और दूसरा होता है मूल्य, ठीक है? नैतिकता और मूल्य, ठीक? मूल्य मतलब वो चीज जिसको अपन किसी को देख खरीदते हैं, वो नहीं। इकोनॉमिक्स का मूल्य नहीं पढ़ना है, मनोविज्ञान का मूल्य पढ़ना है। मूल्य मतलब क्या? समाज के बनाए गए वो नियम कानून जिसको आपको फॉलो करना है, ठीक है? सामाजिक नियम कानून या परंपराएं, प्रथाएं, कुछ भी बोल लो, जिनको क्या करना है? जिनका पालन करना है। किसको? आपको। मूल्य में समाज आपसे अपेक्षा रखता है, उम्मीद रखता है कि आप समाज के नियम कानून को क्या करोगे?
फॉलो करोगे। ठीक है, समझ में आ गया। नैतिकता मतलब आपके अंदर का आत्मज्ञान। क्या? आपका आत्मज्ञान जो क्या करता है? सही गलत को बताता है। क्या बताता है? सही गलत को बताता है। ठीक है, अगर ठीक है, अगर आप जा रहे हो, है ना, आपको कोई बुजुर्ग धूप में प्यासे दिखे या धूप में चक्कर आके गिरते दिखे, आप तुरंत गाड़ी उठा रोके और उनको उठाए बैठाए पानी वानी पिलाए, है ना, तो आप में क्या है? नैतिकता है। आप सही काम कर रहे हो ना, नैतिकता है। नैतिकता क्या है? आपके अंदर का पावर है जो आपको सही और गलत बताता है और सही और गलत को करने से रोकता है। अगर एक आदमी, ठीक है, जो जा रहा है ना, देखा कि सामने वाले का मोबाइल गिर गया है, ठीक, एक पर्सन होगा जो बोलेगा भैया आपका मोबाइल गिर गया है, लो उठा के देगा। एक पर्सन होगा जो मोबाइल को रखेगा तुरंत भागेगा। तो जो मोबाइल को वापस कर दिया वो कौन है? नैतिकता वाला आदमी है। और जो मोबाइल नहीं दिया वो अनैतिक आदमी है। समाज क्या बोलता है कि आपको दूसरों की चीजों को नहीं रखना है, दे देना है। तो समाज के नियम को जब आप फॉलो करने लग जाओगे तो आप क्या होगे? नैतिक आदमी होगे। जब आप वैल्यूज को फॉलो करोगे तो आप नैतिक हो, और वैल्यूज को फॉलो नहीं करोगे तो आप अनैतिक हो। अपन बोलते ना कई लोग को, अबे वैल्यूलेस आदमी है वो, उससे क्या बात कर रहा है, बोल देते ना ऐसी डायरेक्ट। क्या उसके मुंह लगना हो तो वैल्यूलेस है, उसको तमीज नहीं है। ठीक है, तो इस पर जो शोध किया है, किसने किया है? कोलबर्ग ने किया है। तो ये होता है नैतिकता, जो आपको पालन करना है, मूल्य जो समाज आपको बताएगा। ठीक है, वापस आ जाते हैं। तो नैतिकता समझ में आ गया, वो पावर जो आपको सही और गलत करने से रोकता है या करने की इजाजत देता है। ठीक है, नैतिकता के मैं अभी बता देता हूं, एक शॉर्ट ओवरव्यू कर देते हैं। कोलबर्ग ने नैतिकता के कितने स्टेज दिए हैं? और कोलबर्ग ने नैतिकता के कितने स्टेज दिए हैं जी? है ना, कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता के 3 लेवल है और 6 स्टेज है। हर में कितना है? 2। एक लेवल में कितना स्टेज है? 2। तो टोटल कितने हो गए? 6। नैतिकता की इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोलबर्ग। पर इस पे सबसे पहले काम किसने किया? जीन पियाजे ने किया। ठीक है, किसने किया? एक क्वेश्चन आया था, वो इसमें है क्वेश्चन, देखेंगे अभी। जीन पियाजे ने किया, लेकिन नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया? कोलबर्ग ने दिया। इस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए इन्होंने किसकी कहानी बताई थी? हिंज की। किसकी कहानी बताई थी? हिंज की। हिंज एक आदमी रहता है ना, उसकी बीवी बीमार रहती है और उस बीमारी का दवाई एक आदमी के पास रहता है जो अपने पूरे जिंदगी भर की कमाई लगा के उस दवाई को बनाया रहता है। उसकी बीवी बीमार रहती है हिंज की। हिंज के पास पैसे नहीं रहते। हिंज जाता है उस आदमी के पास, बोलता है भैया मेरे को ये दवाई दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है पर मेरे को ये दवाई दे दो। तो जिस आदमी के पास दवाई रहता है वो बोलता है मैं नहीं दूंगा, मेरी पूरे जिंदगी भर की कमाई है। अब हिंज के पास 2 चीजें हैं कि वो दवाई को चोरी कर ले, है ना, या फिर पैसा देके दवाई ले ले, या फिर अपनी बीवी को मरने दे। चोरी करेगा तो क्या हो जाएगा? अनैतिक हो जाएगा। ठीक है, किसके तरफ से? उस जिसके पास दवाई है उसके तरफ से। और दवाई नहीं लाएगा तो बीवी मर जाएगी। अब वो दुविधा में फंस गया। अब इस दुविधा को क्या बोलते हैं? हिंज डिलीमा। इस दुविधा को क्या बोलते हैं? हिंज डिलीमा। अब ऐसे ही मैं कहानी आपको बताया और मैं बोला कि आप बताओ हिंज को क्या करना चाहिए। आप बताओ हिंज को क्या करना चाहिए? चोरी कर लेना चाहिए। ठीक है, आप बताओ। तो बीवी मर जाएगी। हाँ, तो आप कुछ और बोले,
आप कुछ और बोले, दोनों सही हो, और इस आंसर से आप क्या बोल रहे हो, चोरी कर लेना चाहिए, है ना। तो आप हिंज के कौन से स्टेज में चले गए, पोस्ट कन्वेंशनल, 13 साल के ऊपर मैच्योर बन रहे हो आप बोले नहीं करना चाहिए। आप किस में हो, 10 से 13 साल में, बीच वाले लेवल में हो, है ना। कोई और बोल रहा है कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें क्या करना चाहिए, तो वो आदमी किस में है, 4 साल के लेवल में। तो ऐसे लेवल बताए हैं, उम्र के अनुसार आपकी नैतिकता बदलते जाती है, और उम्र के अनुसार आपकी नैतिकता को प्रभावित करने वाले कारक भी बताए गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है उसको बोलेंगे हिंज डिलीमा या डिलीमा। डिलीमा मतलब होता है दुविधा, ठीक है। और डिसीजन लेने के लिए जब वो कैलकुलेशन बैठाता है कि नहीं यार मेरी बीवी मर जाएगी और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, तो मेरे को चोरी कर लेना चाहिए, वो चोरी करने का डिसीजन लिया। या फिर बोलेगा नहीं यार मैं अपने फायदे के लिए उस आदमी के जीवन भर की कमाई कैसे ले सकता हूं, मेरे को चोरी नहीं करना चाहिए। तो या तो वो चोरी करेगा या चोरी नहीं करेगा। अब एक डिसीजन पे पड़ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कणा। ठीक है, नैतिक तर्कणा ये पूछा जाता है भाई, नैतिक तर्कणा, मोरल रीजनिंग। ठीक है, परेशानी आएगी उसको बोलेंगे डिलीमा। डिलीमा से निकलने के लिए जिस कैलकुलेशन को लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे, मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग से क्या आ जाएगा, डिसीजन आ जाएगा। रीजनिंग से आप लोग क्या करते हो, डिसीजन निकालते हो ना, कौन बड़ा कौन छोटा, ए बी के आगे बैठा है, बी सी के पीछे बैठा है। ठीक है, तो चलो अब श्री गणेश करते हैं क्वेश्चन का पूरा। देखो शॉर्ट में आपका एक जबरदस्त टाइप से रिवीजन हो गया, हुआ कि नहीं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में, किसमें, नैतिक मूल्यों के विकास में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नैतिक मूल्य, अच्छी बातें, समाज के नियम, आपको अच्छा बनना है, तो कहां कहां से आएगा भाई, हाँ। सबसे पहले प्रार्थना सभा में आप नैतिक बातें, हम लोग जाते हैं स्कूल तो प्रार्थना करते हैं ना, कौन कौन सा करते हैं, हमारे में तो वो करते थे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, कुछ लोग और कुछ करते हैं, कुछ लोग और करते हैं, किस लिए करते हैं, नैतिकता, सरस्वती देवी का आह्वान कर रहे हैं। सही समाजीकरण जरूरी है, आपका समाजीकरण सही मतलब आप अच्छे लोगों के साथ रहे हो, अच्छा नियम कानून सीखे हो, आप पैर छूना सीखे हो, नमस्ते करना सीखे हो, चोरी नहीं करना है सीखे हो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कहां से सीखे हो, समाज से। बुद्धि तो है ही है, इसका ऑप्शन क्या होगा, सभी विकल्प सही हैं। नैतिकता की शिक्षा आपको सभी जगह से मिलती है। ठीक है, नैतिकता आप अपने वातावरण से ही सीखते हैं भाई, कोई ऊपर से गोली नहीं आती है नैतिकता की, कोई टैबलेट नहीं आता अच्छा बनने का। आप कहां से सीखते हैं, अपने माहौल से सीखते हैं। अच्छा माहौल मतलब नैतिकवादी आदमी, और अच्छा माहौल नहीं मतलब अनैतिकवादी आदमी। ठीक है, एक बच्ची जो कहती है, चलो आगे देख लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, और इससे तो ये मान लो 1 से 2 क्वेश्चन तो 1,00,000% श्योर है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। एक बच्ची जो कहती है कि चोरी करना गलत है क्योंकि वो पकड़ी जा सकती है, वह है कोलबर्ग की किस अवस्था में है, कोलबर्ग की किस अवस्था में है, पकड़ी जा सकती है, चोरी करना पाप है, बताइए। पढ़ाया हूं मैं, हाँ, सजा एवं आज्ञाकारिता। ठीक है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, क्या होता है इसमें, चलिए फटाक से देखते हैं इसको। देखिए तीन लेवल बताए हैं। पहला लेवल को बोलते हैं क्या, प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज, इसके अंदर 2 चीज है। पहला क्या है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस,
देखिए पहले लेवल का जो आपका आयु है वो कितना है जी, 4 से 10 साल। कितना है, 4 से 10 साल। ठीक है। प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसमें उम्र कितनी है, 4 से 10 साल। इसका जो पहला लेवल है वो है आपका क्या, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, है ना, सजा एवं आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता पहला स्टेज, एकदम फटाफट देखते हैं। ठीक है। प्री कन्वेंशनल स्टेज, एज है 4 से 10 साल। इस समय में बच्चे में कोई भी नैतिकता नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नैतिक गुण बच्चे में नहीं होता है। बच्चा अच्छा और बुरा क्यों करता है पता है, केवल सजा के डर से, कि मेरे को मार पड़ेगा इसलिए मेरे को अच्छा काम करना है। आप बोल दो नहीं मारूंगी, उसके बाद वो तबाही मचा देगा, क्योंकि उसमें नैतिकता नहीं है। वो क्यों अच्छा काम कर रहा है, सजा एवं आज्ञाकारिता, बात माननी है नहीं तो सजा मिलेगी। इसी में दूसरा स्टेज होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं आपका, टिट फॉर टैट, है ना, साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता। सापेक्षता। ठीक है। इसमें क्यों बात मान रहा है, पहले स्टेज में सजा मिलेगा, सजा मिलेगा। इसमें क्यों बात मान रहा है पता है, टिट फॉर टैट, तू मेरे को मारा इसलिए मैं तेरे को मारा। ठीक है। क्या होगा, टिट फॉर टैट, है ना, टिट फॉर टैट। बच्चों में ये होता है, एक तो वो अच्छा काम कब करेंगे, क्योंकि मार नहीं खाना है, और दूसरा वो कुछ काम इसलिए करते हैं क्योंकि उसने भी किया है। बच्चों को एक झापड़ मारो, वो पलट के एक मारेगा, फिर एक मारो, फिर एक मारेगा, फिर एक मारो, फिर एक मारेगा, है ना। या तो जब तक आप परेशान नहीं हो जाओगे या जब तक वो रो नहीं देगा, इसीलिए बच्चा काम करता है। प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से 10, इसके अंदर दो चीजें हैं। पहला लेवल क्या है, वो अच्छा काम इसलिए करेगा क्योंकि उसको सजा नहीं मान रहा है, और दूसरा अच्छा काम इसलिए करेगा क्योंकि तुम उसके साथ वैसे ही किए हो। ठीक। आप बच्चों को जाओ कुरकुरे का पैकेट दिलाओ, वो आपको 2 कुरकुरे खाने को देगा, क्यों, क्योंकि आपने उसको कुरकुरे खरीद के दिया है। लेकिन कोई दूसरा बोलेगा मेरे को दे खाने के लिए, तो वो नहीं देगा। क्यों दिया आपको, क्योंकि आप उसको दिए। टिट फॉर टैट। ठीक है। अब दूसरा, बच्चे को कोई काम बोलता है और नहीं करता तो वो मारते हैं अपन, है ना, तो मारते हैं इसीलिए क्या करता है, वो सीधवा बन के रहता है। तो ये दोनों समझ में आ गया, प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसका जो दूसरा लेवल है, दूसरा लेवल क्या है आपका, प्री कन्वेंशनल स्टेज, उसके बाद कन्वेंशनल स्टेज। दूसरा कौन सा है, कन्वेंशनल स्टेज। इसमें एक चीज याद कर लो, हाँ, इसमें एक चीज याद कर लो, इसमें बच्चा अच्छा क्यों बनेगा पता है, क्योंकि समाज के नियम को मानना है। यहां जो पूरी नैतिकता है वो किसके कारण मानता है, नैतिकता को, समाज के कारण। किसके कारण मानता है, समाज के कारण अच्छा काम करता है। किसके कारण अच्छा काम करता है, समाज के कारण। ठीक है। यहां वो जितने भी अच्छा काम करेगा वो समाज में रहने के लिए, समाज उसको इफेक्ट करेगा, इसलिए अच्छा काम करेगा। इसमें जो पहला स्टेज आता है उसको बोलते हैं क्या, पहले स्टेज को क्या बोलते हैं जी, गुड बॉय गुड गर्ल बनने के लिए। क्या, गुड बॉय गुड गर्ल बनने के लिए। इसमें बच्चा क्यों नैतिक काम करता है, क्यों अच्छे काम करता है, क्योंकि उसको समाज में क्या बनना है, अच्छा बनना है। ठीक है। इसका एज क्या होता है जी, 10 से 13 साल। इस उम्र में आप सुने होगे बच्चों को ये बोलते, मम्मी मैं अच्छी हूं ना, मैं ये कर लेती हूं ना, मम्मी मैं अच्छी हूं ना, वो गंदा है ना, मैं ये कर लेती हूं ना। सुने हैं कि नहीं। तो वो अच्छा बनने के लिए, सब मेरे को अच्छा बोले, सब मेरी तारीफ करे करके वो अच्छे अच्छे काम करता है। ठीक है। ये हो गया कन्वेंशनल स्टेज का पहला, गुड बॉय गुड गर्ल बनने के लिए। दूसरा क्या है भाई, दूसरा है आपका लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। लॉ एंड ऑर्डर, समाज के नियम कानून को मानने के लिए अच्छा काम करता है।
क्यों अच्छा काम करता है? समाज के नियम कानून को मानने के लिए। सेकंड लेवल का जो आपका नैतिकता है वो पूरा का पूरा किस में डिपेंड रहेगा? समाज पे। एक तो उसको समाज में बहुत अच्छा बनना है इसीलिए अच्छे काम करेगा, दूसरा उसको समाज के नियम कानून पता है और उसको वो फॉलो करने के लिए क्या करेगा? अच्छे काम करेगा। इस समय बच्चे देखना, एकदम मंदिर ले जाओगे जबरदस्त टाइप से पूजा पाठ करेंगे, कहीं भी ले जाओगे एकदम नमस्ते, हाथ पैर एकदम पैर वैर छूना, है ना, तुरंत पानी ला के देना, मतलब एकदम जैसे आप बोलोगे वैसा करेगा इस स्टेज में बच्चा। ठीक है, खुद नहा के कपड़े पहन लेंगे, खुद कंघी करने की कोशिश करेंगे। तो समाज के नियम कानून को मानने के लिए यहाँ पे बच्चा अच्छा बनता है। अगला क्या है? तीसरा जो लेवल है वो क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल। ये जो बहुत खतरनाक है। यहां क्या बोलता है पता है? वो यहां वो स्वयं के द्वारा निर्धारित करता है। किसके द्वारा? स्वयं के द्वारा। स्वयं के द्वारा नैतिकता निर्धारित करता है। ठीक है, इसमें जो पहला आपका स्टेज होगा वो कौन सा स्टेज होगा? इसका जो एज होता है कितना? 13 वर्ष से अधिक, है ना। इसमें जो पहला स्टेज होता है इसमें होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। सामाजिक अनुबंध, सामाजिक अनुबंध। ठीक है, इसमें क्या बोलता है पता है? वो कि समाज का कोई नियम अगर किसी आदमी को चोट पहुंचा रहा है तो उस नियम को तोड़ दो, भला करो। ठीक है, सीधी सी बात। सामाजिक नियम क्या बोलता है? कि चोरी नहीं करना है ना। लेकिन आपके सामने कोई भूखा आदमी बहुत भूख से तड़प रहा है, सामने समोसे का दुकान है, आपके पास भी पैसा नहीं है, तो आप वहां से समोसा लाके उसको खिला दो। भाड़ में जाए पैसा, भाड़ में जाए नियम कानून। समाज के नियम किस लिए बने हैं? व्यक्तियों के लिए। और जब व्यक्ति को तकलीफ दे रहा है तो वैसे नियम को तोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब मान लो आपको बोला गया कि रेड सिग्नल पार मत करो, लेकिन आप खड़े हो रेड सिग्नल में और उस पार किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या सिग्नल में खड़े रहोगे? क्या जाके उसको उठाओगे ना सिग्नल तोड़ के? तो समाज के नियम किसके लिए? भले के लिए बने हैं, व्यक्तियों के लिए। तो अगर जो नियम व्यक्ति को चोट पहुंचा रहा है उसको तोड़ दो। सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, है ना, इसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, पहला नियम गलत है तो तोड़ दो। और यही कन्वेंशनल स्टेज में क्या बोलता है? कि नियम को फॉलो करो। पढ़े ना, इसमें क्या बोल रहा है? तोड़ दो, नियम गलत है तो तोड़ दो। ठीक है, इसमें का दूसरा लेवल है ना, इसको बोलेंगे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसमें क्या होता है पता है? इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें आदमी बोलता है भाड़ में जाए नैतिकता, सब भाड़ में जाए, मेरे को जो अच्छा लगेगा वही मैं करूंगा। इस समय में आदमी क्रांतिकारी वाली भावना रख लेता है, भगत सिंह जैसे, मेरे को लोगों को मार के आजादी मिलेगी, मैं लोगों को मार के आजादी लूंगा। मेरा वे, मेरा माइंड, मेरा वे, मेरा दिमाग, मेरा रास्ता, सब चीज साइड में। ठीक है, यहां क्या बोलता है? समाज को तोड़, नियम को तोड़ दो, उसके बाद अपना नियम बनाओ जो तुमको अच्छा लगता है। ठीक है, तो 3 लेवल और 6 स्टेज। पहला क्या है? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल के अंदर 2 है। पहला क्या है? दंड एवं आज्ञाकारी का, और उसके बाद सामाजिक अनुबंध वाला क्या है? हाँ, टीट फॉर टैट, साधनात्मक सापेक्षता बोलते हैं, टीट फॉर टैट। दूसरे में आओगे कन्वेंशनल में 2 है, क्या है? गुड बॉय गुड गर्ल और लॉ एंड ऑर्डर। तीसरे में आओगे 2 है, पहला क्या है? उन्मुखता, हाँ, सार्वभौमिक नैतिकता। ठीक है, मैं तो पूरा पढ़ा ही दिया, अब क्या बोलोगे?
घर से पढ़ के आया करो। एक बच्ची जो कहती है चोरी करना गलत है क्योंकि वो पकड़ी जा सकती है, पकड़ी जाएगी तो क्या कह होगा, सजा मिलेगा। तो किसमें, नैतिकता के सेकंड लेवल, उसके बाद सेकंड लेवल के फर्स्ट स्टेज क्या, पनिशमेंट और ओबीडियंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? किससे जी? नैतिक विकास। इतना लंबा चौड़ा भाषण हो गया, फटाफट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक लगाव को दर्शाता है, फीलिंग को दर्शाता है? फीलिंग, हाँ, किसी से अलग होने की घबराहट। तोर बिना कैसे जीऊं मैं यहां, ठीक है, जबकि उसके जाने के बाद और दबा के 4 रोटी खा रहा है आदमी, लेकिन यही बोल रहा है तोर बिना कैसे जीऊं। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कोलबर्ग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे? नैतिक विकास। अभी तो बनेगा ना, सब पढ़ा दिया तो बनेगा ही। अब लॉरेंस कोलबर्ग का विकास के क्षेत्र में शोध किस शोध के लिए जाते हैं? नैतिक। एक ही टाइप का क्वेश्चन इसीलिए ताकि अगर आए तो बन जाए। अब आता है बढ़िया क्वेश्चन। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कणा। ठीक है, चलो कम से कम कॉपी पेस्ट करने में तो सही हो तुम लोग। क्या होता है? एक होता है डिलीमा, मोरल डिलीमा, जो दुविधा, क्या करूं क्या ना करूं। अब उस क्या करूं क्या ना करूं के लिए कैलकुलेशन करेंगे और क्या कर लेंगे, एक डिसीजन लेंगे। वो जो कैलकुलेशन होगा उसी को बोलेंगे मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कणा। कोलबर्ग के अनुसार कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे शिक्षक नैतिक मूल्यों का विकास करेगा? एलिमिनेशन मेथड देखते हैं, डिलीट करते हैं ऑप्शन। कठोर निर्देश बिल्कुल नहीं देना है। कठोर निर्देश, स्टैंडर्ड, अनुशासन, घर में चुगली करना, ये सब क्या है? निगेटिव वर्ड है, कभी यूज नहीं करना है। नियम बनाकर, नियम मतलब बच्चों को क्या कर रहे हो आप, बांध रहे हो, गलत। महत्व देकर, धार्मिक शिक्षा देना ही नहीं है भैया, गलत। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उनको शामिल करके। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? करके सीखते हैं। तो बच्चे को करके कैसे होगा? जब खुद उस विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो नैतिकता भी वो कैसे सीखेगा? करके सीखेगा। खुद उस विषय में बात करेगा ना, तभी वो सीखेगा। ठीक, समझ में आ गया? इसका ऑप्शन होगा क्या? सी। ये ध्यान रखना भाई, ये इधर धार्मिक वार्मिक में मत जाना, है ना। एनईपी ये सब चीज नहीं बोलता है, आपकी शिक्षा नीति इस सबका सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप जब देखोगे ना, पीएससी वीएससी में निबंध भी लिखने आ जाता है इस टॉपिक पर, संस्कृति और हमारी शिक्षा। हाँ, डी आएगा, बहुत बढ़िया। डी क्यों आएगा भाई? संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए मेरे को स्कूल भर में सिखाया गया 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती मनाना चाहिए। कल को मैट पर बनूंगा टीचर, मैं क्या करूंगा? बच्चों को सिखाऊंगा। वो बनेंगे, वो क्या करेंगे? बच्चों को सिखाएंगे। निरंतरता है, कंटिन्यू है। अगर आजकल बच्चों को मत, क्लास है क्या 12 बजे से, है ना, आजकल अगर बच्चों को नहीं सिखाओगे तो वो सीखेंगे क्या? नहीं। तो चलेगा कैसे कंटिन्यू? कंटिन्यू चलने के लिए क्या है? उनको सिखाना जरूरी है। तो ये तो सही हो गया। हस्तांतरण, हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर करना। मैं पूरे अपने रिचुअल्स, अपने रीति रिवाज किसको ट्रांसफर करता हूं? बच्चों को। तभी तो वो क्या करेगा? सीखेगा। ये भी सही हो गया। संस्कृति का परिष्करण, परिष्करण मतलब उसको रिन्यू करना, है ना। आप थोड़ा हाईटेक टाइप से अपन क्या कर देते हैं, मनाते हैं त्योहार। तो उपरोक्त सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या करना चाहिए भाई, बताइए।
देखिए, पाठ्य पुस्तक में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए, उतना इफेक्टिव नहीं है। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दीजिए, व्याख्यान विधि गलत है, ये कॉलेज में चलता है, अपने नहीं चलेगा। जीवनी पढ़ाई जानी चाहिए, इससे भी कुछ नहीं होगा। बच्चे कैसे सीखते हैं? करके सीखते हैं। कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से होने चाहिए कि बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायता देना चाहिए। कुल मिला के जीन पियाजे जी, बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, वैज्ञानिक है, वो सब अपने आप कर लेंगे। आप सिर्फ क्या करो, उनको सेवा दो, फैसिलिटी दो, ठीक है। कोलबर्ग के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोलबर्ग द्वारा नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं सुझाई गई है? 6 अवस्था, 6 स्टेज, 3 लेवल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? कौन से लेवल में बच्चे में नैतिकता नहीं रहती है भाई? पहले में नहीं रहती, नैतिकता शून्य होती है। कौन सा? प्री कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल स्टेज, 4 से 10 साल, नैतिकता शून्य। पर वो अच्छा काम क्यों करता है? क्यों करता है? सजा से बचने के लिए और टीट फॉर टैट के लिए, ठीक है। तो पहले स्तर में अब ये क्वेश्चन आएगा तो क्या आप सामान्य आदमी बना पाएगा इसको? इसके लिए पूरा अंदर का क्या पता चलना चाहिए, कहानी पता चलना चाहिए। और मैं तुमको शुरू में ट्रेलर दिखा दिया इसलिए तुम बना रहे हो, और डायरेक्ट अपन यहां आते तो मैं कहा जानो सर, पहली बार सुने हो हैं, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, है ना। वो बोल रहा है चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी थी उसको चोरी नहीं करनी चाहिए, तो उसे पकड़ा जाए और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक विकास की किस समझ में है? हाँ, दंड और आज्ञा पालन। हाँ, सोचो सोचो सोचो। बी क्या आएगा? बी तो सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत, मेरा नियम बोल रहा है। इसका ऑप्शन होगा ए। जहां भी बोलेगा कि गलत काम करना, पकड़े जाओगे, जेल भेजे जाओगे, तो पहला स्टेज, ठीक है। बोल रहे हैं ना भाई? किस? हाँ, यहां क्या बोल रहा है? जेल भेज दिया जाएगा। काम क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि क्या होगा? सजा मिलेगी, तो ये तो उसमें आ गया। अब ये बोलेगा कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करना गलत बात है। चोरी करना क्या है? गलत बात है, सामाजिक बुराई है, और जिसकी दवाई चोरी कर रही है उसका क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो वो क्या कर रहा है? समाज के नियमों को मान रहा है, ठीक है। यहां वो चोरी क्यों नहीं करना चाहिए बोल रही है बच्ची? क्योंकि जेल भेज देगा, क्योंकि जेल भेज देगा। तुम गलत काम इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुमको सजा मिलेगी, ठीक है। अगर यही सेकंड स्टेज में कन्वेंशनल में आता तो क्या बोलते? सबसे पहले तो हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हिंज बहुत अच्छा आदमी है, उसको क्या बनना है? गुड बॉय, बैड बॉय, गुड गर्ल बनना है। दूसरा क्या बोलना है? लॉ एंड ऑर्डर, सामाजिक नियम को मानना है ना। चोरी करने से उस आदमी की जिंदगी भर की कमाई चल जाएगी, ये गलत बात है। तुम किसी का नुकसान मत करो अपने फायदे के लिए, तो ये सामाजिक नियम है ना। तो इसका पहला होगा आंसर ए। कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। बाह्य कारकों, है ना, बाह्य का एक्सटर्नल फैक्टर में। पूर्व पारंपरिक अवस्था में किस में डिपेंड होता है जी? शून्य रहता है। किस पे डिपेंड रहता है? सजा और आज्ञाकारिता, टीट फॉर टैट में, है ना। पारंपरिक अवस्था में किस में? पूरा समाज के नियम, है ना। पोस्ट कन्वेंशनल में मेरा नियम चलेगा,
जो मैं सही बोल रहा हूं वही होगा। तो बाह्य कारक आपका समाज, समाज में इसमें तो नैतिकता शून्य होती है, कोई कारक ही नहीं है ना, इसमें तो शून्य होती है। इसमें किसका चलता है? स्वयं का नियम चलता है। किसका चलता है? स्वयं का नियम चलता है। बाह्य कारक समाज का नियम कहां चलता है? कन्वेंशनल स्टेज में। इसका ऑप्शन होगा क्या? बी। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्कणा सोपानों में के अंतर्गत आता है। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर, है ना, विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की किस विषय वस्तु में आता है? विशिष्ट उत्तर दे रहा है भाई। दंड और आज्ञाकारिता तो होगा नहीं, वो तो बाह्य फैक्टर हो गया। कानून व्यवस्था और अनुकूलन, ये भी नहीं होगा, है ना। विशिष्ट उत्तर मतलब जो सबसे बेस्ट है, और सबसे बेस्ट उत्तर देके अपन क्या बन रहे हैं? गुड बॉय गुड गर्ल बन रहे हैं। मैं बोलूंगा वाह क्या उत्तर दियो, मानना पड़ेगा, आपका तारीफ करूंगा, तो आप किस लिए? गुड बॉय गुड गर्ल के लिए। तो इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? बताइए भाई। धनात्मक मानवीय संबंध बोल रहा है और समाज वर्ग बोल रहा है। यहां किसके नियमों की बात कर रहा है? वो समाज। तो दंड और आज्ञा पालन ये तो जीरो नैतिकता है ना। सार्वभौमिक, इसमें तो स्वयं का नियम आ गया। कौन सा? सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, है ना। सेकंड स्टेज में क्या होता है? गुड बॉय गुड गर्ल बनना है क्योंकि समाज में अच्छा बनना है, नियम कानून को फॉलो करना है क्योंकि समाज का नियम कानून है। ठीक है। यहां मानवीय धनात्मक मानवीय संबंध बोला है और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। बात किसकी कर रहा है? समाज की कर रहा है। वहां वो लड़की बात किसकी कर रही थी? जेल जाने की, सजा की। ठीक है। तो कार्य कारण परिणाम देखिए भाई, यहां एक चीज है कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, उसके पीछे कारण क्या है, उस कारण को लेके अपने को उस स्टेज में फिट करना है। अगर डर से कर रहा है, सजा के डर से कर रहा है, तो वो है प्री कन्वेंशनल में। समाज के कारण कर रहा है तो वो है कन्वेंशनल में, और स्वयं के कारण कर रहा है तो वो है पोस्ट कन्वेंशनल में। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। कर्नैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद, कर्नैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वे संभवतः कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? बताइए। पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो भाई। हाँ, पीछे शायद ऐसे यही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन या तो दिलाएगा या ले जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, ऑप्शन में पहले कूद जाते हैं। शादी में आए हो तो पहले लिफाफा दो तभी खाना खाओगे कि पहले खाओगे? पहले तो सबसे पहले ये सोचो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। आयकर नहीं देता है, क्यों? कार्रवाई के बावजूद भी। वो अपने मन का कर रहा है भैया, तो मन का नैतिकता कौन से स्टेज में आता है जी? थर्ड स्टेज में। तो थर्ड स्टेज पश्च परंपरागत, उत्तर परा मतलब अलग, पराया अलग। ठीक है।
पहला ऑप्शन इसमें बोल रहा है कर्नेल सिंह कोई कानून को नहीं मान रहा है समाज के, है ना, कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर, जुर्माना लग रहा है, तो भी बोलता है नहीं दूंगा मैं आयकर, ये मेरा नियम है, मेरा मन, मैं नहीं दूंगा, है ना। अगर वो पहले स्टेज में होता तो क्या बोलता वो, नहीं यार मेरे को सजा हो जाएगी, मैं क्या कर दूं, आयकर भर देता हूं। दूसरे स्टेज में होता तो क्या बोलता, नहीं मेरे आयकर से समाज का कल्याण होता है, मैं समाज का नुकसान कर रहा हूं, मैं आयकर भर देता हूं। वो तीसरे स्टेज में, इसीलिए क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल एथिकल स्टेज में, मेरी मर्जी मैं दूं या ना दूं। ठीक है, हो गया काम भारी। आप एक शिक्षक के रूप में रैंकिंग और धमकाने के सख्त विरोधी है तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी है निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे। आप बोलते हो कि स्कूल में क्या रैगिंग नहीं होना चाहिए और उसके लिए क्या कर रहे हो, जागरूकता के लिए पोस्टर वोस्टर लगवा रहे हो, ठीक है। और आपसे जो लोग जुड़ रहे हैं, आपसे जो लोग जुड़ रहे हैं वो नैतिकता के किस स्तर पे है। बताइए। उत्तर परंपरागत, क्योंकि वो अपने मन से आपसे जुड़ रहा है। और किशोर बोल रहा है, आयु क्या है 13 वर्ष से, यही हिडन चीजों को खोजना है। आप बोले, मैं बोला कि भैया मैं एक प्याऊ खोल रहा हूं, है ना, जिसको जिसको दान देना है, गर्मी में पानी पिलाने के लिए सेवा करना है, वो आ जाए, ठीक है। तो क्या सभी लोग आएंगे? जिनका मन करेगा वही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो वो कैसे आ रहा है, अपने मन से आ रहा है, स्वयं के नियम से आ रहा है ना। वो क्या बोल रहा है, अब मान लो उसको मैं मटके के लिए 50-50 रुपए चंदा दे रहा हूं। एक जो 14 साल का बालक है वो पेन लेने के लिए 50 रुपए लेके जा रहा है ना, पेन लेने के लिए 50 रुपए लेके जा रहा है, और वो देखा कि यहाँ एक आदमी है जो प्यासों के पानी के लिए कुछ व्यवस्था कर रहा है और चंदा लेके मटके रखेगा फिर पानी पिलाएगा। तो वो सोचता है कि ये क्यों ना ये 50 रुपए मैं किसको दे दूं, इसको दे दूं चंदे के रूप में। मैं उससे मांगा क्या, नहीं, हम एक प्रपोज किया और वो लाके दे दिया। तो वो किससे दिया, अपने मन से दिया। और वो क्या बोला, पेन उसको खरीदना जरूरी है, लेकिन वो बोल रहा है कि कोई चीज अगर दूसरों के भले के लिए जरूरी है तो पहले वो कर दो। तो क्या किया, अपना पेन ना खरीद के पैसा मेरे को दे दिया। तो कौन से स्टेज में है वो, पोस्ट कन्वेंशनल। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास महत्वपूर्ण होता है। आप इस विकास के लिए क्या करना चाहेंगे। देखते हैं, नैतिक मूल्यों से संबंधित कार्यों द्वारा उत्साहवर्धन, ठीक है। व्याख्यान का आयोजन नहीं करना है। नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियों का प्रदर्शन, ये भी चल सकता है। पर अपन पढ़े हैं कि बच्चे किससे सीखते हैं, टीचर से। किसका अनुकरण करके, टीचर का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नैतिक बनना है। आप बच्चों को अच्छी भाषा और अच्छे व्यवहार के संबंध में शिक्षा देते हैं। और वहीं स्टाफ रूम में एक बच्चा आपको, प्यून को अभद्र भाषा में बात करते हुए देखता है, प्यून को चमका रहा है पानी के लिए, किताब के लिए, ठीक है। तो बच्चा क्या बोलेगा, सर हमको वहां ज्ञान देते और यहां खुद कैसा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चा, है ना, देखता है कि घर के पास उसका जो शिक्षक है जिसको वो आदर्श मानता था, वो पान ठेले में खड़े होकर गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है। तो बच्चा क्या उसको आदर्श मानेगा, नहीं। तो आपको खुद के लिए, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है ना, तुम बदलोगे युग बदलेगा। तो पहले खुद को बदलो। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, स्वयं को आदर्श रूप में प्रस्तुत करके। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है।
आप यह मेरे लिए करे तो मैं आपके लिए वह चीज करूंगा। बच्चा कोलबर्ग के किस में है बताइए? सी, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, है ना। इसको क्या बोलते हैं भाई? सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण को टीट फॉर टैट। क्या बोलते हैं? टीट फॉर टैट। इंस्ट्रूमेंटल बिलीविटीज इंडिविजुअलिज्म, है ना। सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण मतलब मेरा भी काम होना चाहिए, सहायक उद्देश्य। ठीक है। अच्छा लड़का, अच्छा लड़की, ये सेकंड स्टेज में ही आएगा, है ना। उसके बाद दूसरा टीट फॉर टैट, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण मतलब पोस्ट कन्वेंशनल, दंड और आज्ञा पालन मतलब प्री कन्वेंशनल। इसका ऑप्शन होगा सी। निम्न में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? नैतिक विकास की अवस्था नहीं है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किसकी है ये जी? जीन पियाजे की है। प्रसुप्ति अवस्था ये तो है ही नहीं। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास ये कौन सा होगा? थर्ड लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल का। ठीक है। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं, नैतिकता के कौन से चरण का प्रतिनिधित्व करता है? बोल रहा है वह काम करना जो दूसरे फॉलो करते हैं, वह काम करना जो दूसरे फॉलो करते हैं। बताइए। हाँ, समाज के नियमों को फॉलो करने बोल रहा है ये। तो समाज के नियम किसमें? ए में। प्री कन्वेंशनल के बाद क्या आएगा आपका? पोस्ट कन्वेंशनल। अभी भी बता देता हूं, प्री कन्वेंशनल में नैतिकता 0 होती है, बच्चा डर के करता है। पोस्ट कन्वेंशनल में कन्वेंशनल में किसमें? समाज के नियमों को, पोस्ट कन्वेंशनल में खुद के नियमों को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। क्यों आलोचना की जाती है देखते हैं। कोलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूने पर अधिकृत रखा है। ठीक है। कोलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपानों के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोलबर्ग ने पियाजो के सिद्धांत को दोहराया है। कोलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। कोलबर्ग का 2 कारण से क्या हुआ है, जो 2 मेन कारण है आलोचना होती है। पहला तो वो पियाजे को कॉपी किया है और दूसरा क्या है, वो महिलाओं की उपेक्षा किया है। तो यहां अगर पियाजे वाला है तो आपको किसको लेना है? जीन पियाजे को। ठीक है, जीन पियाजे को लेना है। ठीक है। कैरोल गिल्गिन ने कहा है कि भैया कोलबर्ग आप सबसे पहले तो क्या किए? महिलाओं की उपेक्षा कर दिए, अपने सिद्धांत में महिलाओं को लिए नहीं। और भैया कोलबर्ग पुरुष और महिला का जो नैतिकता होता है ना वो डिफरेंट होता है। महिला की जो नैतिकता होती है ना वो प्यार और केयर होती है, और पुरुष की नैतिकता क्या होती है? न्याय होती है। ठीक है। अब मां को बच्चा बोलता है मेरे को 12वीं में क्या दे? बाइक लेके दे, बाइक लेके दे। पिताजी को क्या बोलेगा? तो क्या बोलेगा? अभी वो छोटा है, तू छोटा है, तेरे को बाइक लेके नहीं दूंगा, है ना। अभी तेरी 16 साल उम्र है, 2 साल रुक जा, 18 साल में बाइक लेके दूंगा। ठीक है। पिताजी मना कर रहे हैं, लेकिन माँ क्या बोलेगी? एक लौता लड़का है हमारा, किसके लिए कमा रहे हैं, बाइक नहीं ले सकते क्या? अपने भाई लोग को तो इतना इतना पैसा दे के रखे हो, ये कर रखे हो, वो कर रखे हो, है ना। अब वो किसका सपोर्ट करेगी? बच्चे का। क्यों? क्योंकि वो बच्चे से प्यार करती है। अब बापू क्या बोलेगा? बोलेगा नहीं 18 साल हुआ नहीं है, ये गलत है, उसको अभी गाड़ी देना। तो उसके नैतिकता का लेवल क्या है? न्याय है। और माँ के नैतिकता का लेवल क्या है? प्यार और केयर है। ठीक है। पियाजे के सिद्धांत को दोहराया था।
उसके बाद कोलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्यों की जाती है? कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तर्कणा विकासात्मक है। कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तर्कणा में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को क्या किया? महत्व नहीं दिया। इसी कारण कैरोल गिल्गिन ने इसका क्या किया है? आलोचना की है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है? ठीक है, कानून वाला है, लॉ एंड ऑर्डर है ना, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, सामाजिक अनुबंध है, दंड और आज्ञाकारिता। स्वकेंद्रित समाज केंद्र अभिमुखता नहीं है। अब क्या होगा? बी। नाम याद रखना पड़ेगा भाई। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी चिड़िया जैसी चीजें होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। ये जीन पियाजे जी का आ गया है क्वेश्चन। अब आप बताइए कि इसको क्या बोलेंगे? है बी क्यों बोलेंगे? बी क्यों बोलेंगे दी? अरे समायोजन क्या होता है वो बताओ पहले। ज्ञान में परिवर्तन करना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए? क्या होगा? समायोजन। आत्मसातीकरण, एसिमलेशन क्या होता है? हाँ, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ना। अगर बच्ची कबूतर को जानती है, सॉरी घर में मिट्ठू रहता है, अगर बच्ची मिट्ठू को जानती है, तोता को जानती है कि तोता एक चिड़िया है जो उड़ता है, और बाहर वो कबूतर देखी और बोली पापा देखो तोता, तो पापा क्या बोलेंगे? बेटा ये तोता नहीं है, क्या है? कबूतर है, और ये भी उड़ता है, ये भी क्या है? पक्षी है। तो अपने तोते के ज्ञान में क्या ऐड करेगी? कबूतर। ठीक है, कबूतर। अब बाहर बच्ची एक क्या देखी? पतंग देखी और बोली देखो पापा कबूतर, तो वो बोले बेटा ये कबूतर नहीं है, ये पतंग है, और ये चिड़िया नहीं है। तो अपने ज्ञान में क्या करेगी? परिवर्तन करेगी। इसी को बोलते क्या? समायोजन। समायोजन मतलब आत्मसातकरण, मतलब हाँ एसिमलेशन। समायोजन मतलब एकोमोडेशन। समायोजन मतलब एकोमोडेशन, आत्मसातकरण मतलब एसिमलेशन। ठीक है, उसके बाद संतुलन आता है, इक्विलिब्रेशन। जब किसमें? समायोजन और आत्मसातकरण में क्या करते? संतुलन बैठाते। उसके बाद आता है स्कीमा। स्कीमा मतलब किसी के सूचना के आधार पर क्या करना? ज्ञान का निर्माण करना। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है कि सीख के आप क्या करते हो? सामंजस्य स्थापित करते हो। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन है ये। है नैतिक विकास को। ठीक है, अब हम बता दिए कि क्या सबसे पहले किसने किया था? पियाजे ने। लेकिन अभी अपन पढ़ के गए है ना, नैतिक विकास का सिद्धांत लारेंस कोलबर्ग, अमेरिका 3, 6, ये लेवल वो लेवल, आज्ञाकारिता, दुनियादारी, है ना, और यहाँ कोलबर्ग देख रहे हो तो नहीं मिल रहा है। अब उसके बाद इनमें से कोई नहीं, और उसके बाद बोलोगे सर पैसा चल गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। भैया पूरा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई में समग्रता लानी पड़ेगी आपको। उस टॉपिक का 10 टॉपिक मत पढ़ो, लेकिन एक टॉपिक को ऐसा पढ़ो कि वो पूरे 10 टॉपिक को कवर करे। ठीक है, तो कौन है भाई? सबसे पहले कौन काम किया था नैतिक विकास में? जीन पियाजे, है ना। नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक बोल दिया है जीन पियाजे। ठीक है, लेकिन अगर इसमें दोनों रहेगा तो अपन फिर किसको लेंगे? कोलबर्ग को, क्योंकि पढ़ किसको रहे हैं?
कोलबर्ग को। ठीक है, समझ में आ गया। यहां कोलबर्ग नहीं है इसलिए किसके ले लिए? हाँ, पावलोव क्या दिया है जी? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। मैकडूगल ने क्या दिया है? मूल प्रवृत्ति। ठीक है, प्याजे ने क्या दिया है? संज्ञानात्मक। और सबसे पहले क्या थे? सबसे पहले काम करने वाले नैतिकता में। काम किया है, पर पढ़ते किसका है? कोलबर्ग का। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। नहीं है, हो गया। चलो अभी के लिए इतना ही। नहीं है शायद।